नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी फोकस रहेगा। बाजार पर रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे और आगे हम बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट के बारे में भी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआती संकेत देख लेते हैं एशियन मार्केट से और संकेत मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। सपाट कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ओपनिंग है वो 22,000 के ऊपर इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं जापान के बाजार 300 अंकों की मजबूती दिखा रहे हैं। हांगकांग के बाजार लाल निशान में करीब 0.5% की कमजोरी यहां पर है। चीन के बाजार भी कमजोर हैं और कोरिया के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि शुरुआती संकेत जो हैं वो काफी मिले जुले हैं ग्लोबल मार्केट से। अगर अन्य संकेतों पर नजर डालें तो यूएस के मार्केट में भी ज्यादा कल कुछ एक्शन नहीं दिखा। दूसरे दिन हमने देखा कि लगातार दबाव था। पिछले पूरे हफ्ते एक तेजी देखने के बाद और रिकॉर्ड लेवल्स देखने के बाद 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों पर मुनाफा वसूली हावी है। S&P 500 में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स और नैस्डैक भी लाल निशान में बंद हुए। कल काफी सारे आर्थिक आंकड़े भी आए हैं जो कि मिले जुले थे। यूएस ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़ों को देखें तो वो अनुमान से बेहतर नजर आ रहे थे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़ों में दबाव था। अगर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर की बात करें तो वहां पर 1.4% की बढ़त देखने को मिली। वहीं यूएस में मार्च कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो आंकड़ा था वो 104 पर था, लेकिन 107 की उम्मीद थी, तो उससे कमजोर नंबर्स यहां पर देखने को मिले। तो काफी मिले जुले डेटा पॉइंट्स थे। इसके अलावा आज फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर के बयान पर नजर रहेगी और देखना होगा कि उनका ब्याज दरों को लेकर किस तरह के कमेंट्री निकल कर आ रही है। कल के दिन भी काफी सारे आर्थिक आंकड़े आएंगे। जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे। जीडीपी, कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। और क्योंकि अमेरिका में भी गुड फ्राइडे के चलते एक छोटा कारोबारी हफ्ता रहेगा, उसके पहले महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इसके पहले हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा वीक है अमेरिकी बाजारों में भी ज्यादा कुछ हलचल नहीं दिखाई दे रही है, एक दायरे में है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी सारे कम है। जो और इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं, आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, उस पर बाजार की नजर बनी हुई है। यूरोप के बाजारों से संकेत अच्छे हैं। तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए और अमेरिका में अहम आर्थिक आंकड़ों के पहले बॉन्ड यील्ड्स हम देख रहे हैं स्थिर है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास सपाट है और डॉलर में जो हल्की कमजोरी आई उससे सोने को सपोर्ट मिला और 2200 के लेवल के पास फिर कारोबार कर रहा है सोना। कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है और दो साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। एक तो डिमांड को लेकर भी थोड़ी कमजोरी की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का लगातार हमला हो रहा है रशियन रिफाइनरीज पर। लाल सागर में भी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका असर सप्लाई पे पड़ रहा है। तो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं और उस बीच हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल 85 से 86 डॉलर के पास कारोबार कर रहा है। आगे हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कच्चे तेल की चाल वो आगे कैसे देख रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात करें तो काफी मिले जुले संकेत आज के दिन मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। अब एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में अहम स्तर कौन से होंगे। कल कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है। हालांकि बहुत बड़ा कुछ खरीदारी का आंकड़ा नहीं है, मामूली 10 करोड़ का नेट खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया है, लेकिन ठीक ठाक ही आंकड़े हैं। वहीं डीआईएस ने उसके सामने 5024 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 881 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज बिकवाली करके गए 13,345 करोड़ की बिकवाली हुई है इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से। तो हम देख रहे हैं कि डीआईएस तो काफी अच्छी खरीदारी करके चल रहे हैं और आंकड़ा भी मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन उसके सामने एफआईआईज की तरफ से ज्यादा कुछ बाइंग इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि ये जो पूरा हफ्ता रहेगा छोटा कारोबारी सत्र है, इसी में एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी। उस लिहाज से वॉलेटाइल रहेगा बाजार, लेकिन एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि कल भी के बाजार में भी हमने देखा। कल भी अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक दायरे में ही कारोबार हुआ दिन भर, जिसमें कि बैंकिंग शेयरों से बिल्कुल सपोर्ट नहीं आया। कुछ हैवी वेट काउंटर्स भी थे जो कल नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आया। निफ्टी की बात करें तो 0.5% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हमने देखी, करीब 90 अंक नीचे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी 260 अंकों की वीकनेस वहां पर भी देखने को मिली है और जो दबाव था वो
HDFC बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब एक बार समझ लेते हैं कि आज किस तरह का मार्केट रह सकता है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? बैंक निफ्टी पर भी सलाह दीजिए और निफ्टी में भी क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और कल का जो क्लोजिंग है वो 22,000 के आसपास मार्केट ने दिखाया है। तो 22,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करके चल सकते हैं। 22,070 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 21,900 होगा और सेकंड टारगेट 21,800। ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये मेरा व्यू कल तक के लिए है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 46,500 ये लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम पॉसिबल है 46,200 से लेके 46,000। लेकिन बैंक निफ्टी में हायर लेवल के ऊपर अगर एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे, बार बार 46,800 से लेके 47,000 के नंबर को बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है। वहां पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो वहां पे हमें दोनों साइड के मौके देखने पड़ेंगे। 46,800 से लेके 47,000 इस रेंज का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग करके चलेंगे। 46,800 का स्टॉप लॉस होगा और 47,500 का टारगेट होगा। लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड का ही है। जब तक कोई भी मेजर लेवल्स ब्रेकआउट नहीं होते, जैसे निफ्टी में 22,150 से लेके 22,200, तब तक निफ्टी में भी कोई लॉन्ग का प्लान नहीं करना चाहिए। जो भी बाउंस आएगा इन लेवल तक वो बिकवाली की तरह ही देखना चाहिए। बिल्कुल, और हमने भी आपके लिए यही रेंज निकाला है। अगर निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,250 पहला रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर निकला फिर एक तेजी नजर आ सकती है। फिलहाल एक रेंज में ही बाजार कारोबार कर रहा है, तो उस रेंज को आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। और बैंक निफ्टी में भी 46,800 47,000 के पास एक तेजी निकल कर आएगी, उसके पहले ऐसे ही रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा मार्केट। तो यह है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। नितिलेश जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? जी, देखो मैं बीपीसीएल के साथ शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। ऊपर में एक छोटा सा आवृत्ति चार्ट के ऊपर एक गैप पेंडिंग है। 605 607 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मैं सेल की तरह लेना पसंद करूंगा। 615 मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मेरा 590 से लेके 580, ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अभी का क्लोजिंग रेट है 600 के आसपास, तो 5 से 6 रुपए अगर ऊपर मिलता है तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में तो मूव आ गया है, लेकिन बजाज फाइनेंस में अभी तक मूवमेंट नहीं आया है। तो अगर ये 1600 रुपए के ऊपर चलता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग करके चलेंगे। 1580 या फिर 1585 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम लोग 1640 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग 1 से 2 दिन का ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। बजाज फिंसर्व कल भी अच्छी तेजी थी, निफ्टी के टॉप गेनर्स में से एक था। आज भी यहाँ पर आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 1640 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1585 का। और दूसरा स्टॉक होगा बीपीसीएल। यहाँ पर सेल कॉल दिया है नितिलेश जी ने। 605 607 के पास मिले तब आप बिकवाली करके चलिए 590 और 580 के टारगेट के लिए। ये दो सलाह है, तो दोनों साइड के कॉल्स आपको दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की और आज कौन कौन से ट्रिगर्स और खबर इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है दो अहम ब्लॉक डील्स आज दिन के ट्रेड में होने वाले हैं। सोर्सेस का मानना है एस्टर डीएम हेल्थ केयर सबसे पहले फोकस में रहेगा, जहां पे जो पी फर्म ओलंपस है यहाँ पे लगभग 10% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू जो है वो लगभग 1960 करोड़ का आता है। फ्लोर प्राइस लगभग 400 रुपये प्रति शेयर पे है, यानी कि 9% डिस्काउंट पे। और याद रखिए जो पी फर्म ओलंपस है इनका 19% स्टेक है, तो इस स्टेक सेल के बाद इनका स्टेक सेल 10% से नीचे हो सकता है।
CDSL भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो है यहाँ पे बिकवाली करने वाले हैं, लगभग आप कह सकते हैं अपने 7% स्टेक से ज़्यादा का। लेकिन याद रखें ये पूरी स्टेक की बिकवाली होगी जिसका वैल्यू जो है लगभग 1250 करोड़ रुपए का रहेगा। फ्लो प्राइस है ऑलमोस्ट 1672 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 6% डिस्काउंट पे। एंजल वन 1500 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव QIP प्राइस लगभग 6% डिस्काउंट पे है। और ये फंड्स की जो यूसेज होने वाली है, इसे दो कारण होंगे। एक होंगे आपके एक्सचेंज मार्जिन्स को फंड करने के लिए और आगे जाते हुए एक्सपेंशन प्लान्स को लेके। ICICI सिक्योरिटीज़ भी फोकस में रहेगा। अहम बोर्ड मीट है आज, यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जो है राय ली जाएगी डीलिस्टिंग रेजोल्यूशन को लेके। तो इस पे और ICICI बैंक दोनों स्टॉक्स पे ही आप नज़र रखिएगा। निफ्टी रीजिग, निफ्टी इंडेसेस की रीजिग होने वाली है, जहाँ पे फ्लोज आज होंगे और एडजस्टमेंट कल होने वाला है। निफ्टी में आएगा श्रीराम फाइनेंस और एग्जिट होगी UPL की। लगभग नोवामा के हिसाब से $271 मिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है श्रीराम फाइनेंस में। और वही अगर हम बात करें UPL की, तो यहाँ पे $100 मिलियन का आउटफ्लो देखने मिल सकता है। सनोफी इंडिया सिप्ला के साथ करार किया इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके नर्वस सिस्टम के ड्रग पे। 5 साल का ये ओवरऑल रहने वाला है। वॉकहार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रशांत जैन, मधु केला द्वारा जो प्रमोटेड आइडेंटिटीज़ हैं, इनके QIP लिस्ट आए हैं। 480 करोड़ उन्होंने रेज़ किया है। L&T का 7500 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग द्वारा रेज़ है। और जो श्याम मेटालिक्स है, इस पे फोकस करें तो इनका JV आर्म जो लाइसेंस है आयरन और ब्लॉक का माइन का मिला है। और आखिर में अनंत राज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे ओवरऑल जो हम कह सकते हैं उनकी जो डेटा सेंटर आर्म है वो अपनी ऑफरिंग्स बढ़ाने वाले हैं क्लाउड सर्विसेज में। और यहाँ पे डेवलप करेंगे 300 मेगावाट के जो है IT नए सर्विसेज। और मानेसर का डेटा सेंटर का जो इनिशियल फेज़ है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो इन स्टॉक्स को भी जो है अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज दो अहम ब्लॉक डील होंगी। एस्टर DM हेल्थ केयर, CDSL जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा निफ्टी में रीबैलेंसिंग, ICICI सिक्योरिटीज़ और L&T, अनंतराज जैसे स्टॉक्स भी आज अहम खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, इस पर भी आप नज़र रखिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है खबरों के कारण। मार्केट की और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया। अजय जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, कैसे ट्रेड लें आज वहां पर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो कल भी हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा, लेकिन बार बार प्राइसेस जो पिछला हाई था करीबन 66,350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट इवनिंग सेशन के बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स में भी एक रिकवरी अच्छी बनती हुई दिखाई दी और फिर से डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर आ चुका है। तो आई थिंक मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। एक ब्रॉडर रेंज हम बोल सकते हैं कि 65,800 से लेकर 66,500 के दायरे में गोल्ड रहेगा। इसी को देखते हुए कल की रैली के बाद मुझे लगता है रुपए में भी जो मजबूती लौटी है उसका एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो टेम्पररी स्टिक स्टॉप लॉस के साथ 66,300 में बेचिए, 66,550 का स्टॉप लॉस लगाइए। 65,900 तक का लेवल गोल्ड में दिखेगा। वहीं जिस ढंग से बेस मेटल में गिरावट बढ़ी है, चांदी भी 75,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। उसी को देखते हुए 74,900 पे बेचेंगे, 75,550 का स्टॉप लॉस रखेंगे। वहीं 74,000 तक का एक थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है, बट छोटी क्वांटिटी में और छोटे रेंज में ही मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह। सोने चांदी में छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिए, बिकवाली के लिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं चांदी में, और सोने पर भी आपको राय दे दी गई है। अजय जी, क्रूड के लिए क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके के फैक्टर्स बिल्डअप हो रहे हैं, एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच टेंशन है, लाल सागर का इम्पैक्ट है, वही डिमांड को लेकर भी वीकनेस बताई जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल के फंडामेंटल्स को और किन लेवल्स पर नजर रखें? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो ब्रेंट अभी भी अगर हम देखते हैं तो $85 के ऊपर और WTI 81 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता हुआ चल रहा है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है सप्लाई साइड कंसर्न है जो बार बार में प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, वहीं डिमांड साइड भी कंसर्न है जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को बढ़ने नहीं है। तो एक ब्रॉडर रेंज मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 65 से लेकर 7,000 के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। इसी चीज को देखते हुए आज मुझे लगता है 68.50 पे बेचना चाहिए, 69.30 का स्टॉप लॉस रखिए, 6720 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो बिकवाली करके चलिए। जैसा कि मैंने बताया कि एक रेंज में कारोबार हो रहा है, 69.30 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 6,720 का। अजय, आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर, कहाँ मौके देख रहे हैं आप? चाइना का जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट ग्रोथ है 2024 में
वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया था 10.2 YOY जनवरी फरवरी के अंदर। बट अभी भी उसका एक्सट्रीमनेस कहीं पे भी मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसी को देखते हुए एक दायरा मार्केट में मेंटेन रहेगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कॉपर जब तक 762 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, 758 पे बेचिए, 761 का स्टॉप लॉस रखिए, 753 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा है कि रिसेंटली जो स्टील डिमांड है, चाइना में स्टील डिमांड है, वो ड्रॉप किया हुआ है, जिसकी वजह से जिंक के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, बट रेंज बाउंड रहेगी। 219 से पे बेचिए, 221 का स्टॉप लॉस रखिए, 216 का टारगेट रहेगा। सभी कमोडिटी के अंदर डॉलर पे नजर रखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जैसे 104 के ऊपर जा रहा है, वैसे मुझे लगता है पूरे कमोडिटी में थोड़ा थोड़ा दबाव रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह। बेस मेटल्स पर जिंक में बिकवाली करके चल सकते हैं 216 के टारगेट के लिए। वजह आपको अभी अजय हाईलाइट भी कर रहे थे। अजय जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब नजर डालते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। गौरव, बताइए ब्रोकरेज रिपोर्ट के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एबीबी इंडिया की, क्योंकि ईवीएस ने यहाँ पे तो यूबीएस ने यहाँ पे एक बड़ा अपग्रेड लेके आया है एबीबी इंडिया के लिए। तो सबसे वहाँ पे अगर हम यूबीएस की बात करें तो उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो हाइक करके 7,550 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मोशन सेगमेंट में ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। आगे जाके उनको कहीं पे अपसाइड रिस्क भी दिख रहा है कंसेंसस के जो एस्टिमेट्स है उसके लिए। और आगे जाके हमने जो अर्निंग्स में जो एक्सेलरेशन दिखा था ग्रोथ में, उनके हिसाब से ये जो है वो ग्रोथ सस्टेनेबल रह सकता है और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लीवर्स है कंपनी के लिए। और इसीलिए एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 7,550 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि अगर हम कंसेंसस की बात करें तो सबसे ज़्यादा है एबीबी इंडिया के लिए फिलहाल। अगली बात करते हैं कई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की, जहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ ने कई पे प्राइजेस और टारगेट रेटिंग जो है वो चेंज किया है। तो जैसे HDFC AMC में उन्होंने जो रेटिंग है वो रिड्यूस पे डाल के डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस बढ़ा के 3,750 रुपीज़ का किया है। AB सन लाइफ के लिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो 500 रुपीज़ पे बरकरार रखते हुए रेटिंग जो है वो ऐड पे डाला है। निपॉन AMC के लिए ये जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने कट करके 510 रुपीज़ पे किया है। और UTI AMC के लिए भी ये जो टारगेट प्राइस है वो कट करके कहीं पे 880 रुपीज़ पे लिया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे ये जो करंट वैल्यूएशंस देख रहे हैं हम लोग AMCs में, वहाँ पे एक काफ़ी परफॉर्मेंस के लेके जो व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कैप्चर हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टेलविंड्स तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं HDFC AMC में कोटक सिक्योरिटीज़ को, बट फिलहाल के लिए जो वैल्यूएशन है वो सब फैक्टर इन कर रहे हैं और इसीलिए ये कहीं पे डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। और AB सन लाइफ में कहीं पे उन्होंने अपग्रेड दिया है, क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक में कहीं पे अंडर परफॉर्मेंस हुआ था और इसीलिए एक बुलिश व्यू वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 3,400 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे केपेक्स साइकिल जो है वो एक पीक लेवल पे है और रिटर्न्स भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है और यहाँ से जाके उनके हिसाब से हमें 17% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है EBITDA में अगले 3 सालों तक। उसके अलावा अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करें तो काफ़ी फेवरेबल लेवल्स पे है कंपनी की और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और आखिर में बात करते हैं OMCs की, जहाँ पे सिटी ने अपने टारगेट प्राइस बरकरार रखते हुए जो रेटिंग है वो भी बरकरार रखा है बाय रेटिंग पे। जैसे कि IOCL पे उन्होंने टारगेट प्राइस 195 रुपीज़ का दिया है, BPCL पे 750 रुपीज़ का दिया है और HPCL पे 535 रुपीज़ का दिया है। तो हमने फिलहाल में देखा कि इस OMCs में हमें कहीं पे एक बेरिश व्यू देखने को मिल रहा था इन्वेस्टर्स की तरफ से, बट अभी सिटी का मानना है कि कहीं पे OMCs जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे, अगर वैल्यूएशन की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। आगे जाके कहीं पे हमें गवर्नमेंट का पुश देखने को मिल सकता है PSUs की तरफ, जहाँ पे OMCs काफ़ी अच्छे बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। और आखिर में अगर मार्जिन्स के आउटलुक देखें तो वो भी वहाँ पे भी कहीं पे एक पॉजिटिव व्यू उनका देखने को मिल रहा है। और आखिर में कहीं पे उनका मानना ये भी है कि जैसे ही नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाएगी तभी कहीं पे डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग हमें देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहेगा OMCs के लिए। और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू उनका देखने को मिल रहा है OMCs पे और हम भी इन्हीं सब कंपनीज़ में इसीलिए हमारी नज़र बनाई रखेंगे और देखेंगे कि कैसे रिटर्न्स जनरेट करते हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर नज़र रखिए और भी काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, ये पूरा अपडेट हमारे लिए लेकर आने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही।